जब हम कुछ चाहते हैं और नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये दुख हमको ये नहीं फील कराता कि हमको नहीं मिलेगा वो सामान। तो ये दुख जो है ये हमको ऐसा नहीं फील कराता कि हमको मिलने वाला नहीं है वो सामान। हमारा दुख में कहीं पर बहुत छोटी ही सही बट होप या उम्मीद बनी रहती है, इसीलिए हम दुखी भी होते हैं। अगर हमको कोई सामान ना मिले, हम जो हम चाहते हैं, किसी ने मना कर दिया हो और एकदम क्लियरली बोल दे कि हमको नहीं मिलेगा, तो हमको चुपचाप वहां से हट जाना चाहिए। हमारा मन कोई स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, कोई रेजिस्टेंस नहीं करना चाहिए। लेकिन हम रेजिस्टेंस करते हैं, हम फाइट करते हैं सामने वाले के साथ या अपने अंदर जिसको रेजिस्टेंस को हम दुख बोलते हैं। इसके पहले की स्टेज वो रहती है जिसमें हम जिद करते हैं इसी उम्मीद में कि हमको मिल जाए, लेकिन जब वो भी नहीं मिलती, उम्मीद खत्म हो जाती है फाइट वाइट करने की, तब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन दुख भी होप से या उम्मीद से डिवाइड नहीं होता, खाली नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं झलक होती है उम्मीद की। और जब तक आपको उम्मीद है किसी भी चीज की, तब तक आप रियलिटी को, सच्चाई को देख नहीं पाएंगे। वो उम्मीद, वो आपकी इच्छा रियलिटी के और आपके बीच में एक पर्दा बना देगा। ये मैं समझ नहीं पाता था, बिकॉज मैंने उसमें योग वशिष्ठ में राम को वशिष्ठ बार बार बोल रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम उम्मीद करो। होप है ही नहीं दुनिया में। लेकिन मुझे लगता था होप तो है यार, इतनी जिंदगी में हर जगह पर हम उम्मीद करेंगे तभी तो कुछ न कुछ पाएंगे, तभी तो फाइट करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया, पीजे सहर को, इस किताब में बुद्ध ने बार बार बताया है कि इस दुनिया में कोई भी चीज पाने लायक नहीं है। कल का पैराग्राफ है, मैं उसको रिवाइंड करके फिर आगे बढ़ूंगा आज। क्योंकि जब आपको मालूम पड़ जाता है ना कोई भी चीज पाने लायक नहीं है, पूरी तरह से मालूम पड़ जाता है, तब आपको जो रिस्पॉन्स होता है हमारे माइंड का वो अलग होता है। उसमें फाइट नहीं होती, उसमें दुख भी नहीं होता, कुछ और होता है। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि एट लास्ट देयर रिमेन्स ऑफ एवरी सेटिस्फैक्शन ऑफ विल नथिंग बट सफरिंग कॉज्ड बाय इट्स लॉस। अगर कोई चीज आप चाहते हैं, अगर वो नहीं मिलती है तो दुख तो होता ही है, अगर मिल जाती है तब भी दुख होता है। क्यों? जो भी चीज आपको मिलती है वो कुछ दिनों बाद आपसे छीन ली जाएगी, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है? ट्रांजिएंट है। हर चीज ट्रांजिएंट है, मतलब टेम्पररी। ओनली विथ फाइनल इफेक्ट कैन इट बी एंटर्ड इनटू द बुक ऑफ लाइफ। कि आपकी जिंदगी में लास्ट में आप डिसाइड करेंगे कि ठीक है, मैं जिया हूं, मैं बहुत कुछ चाहा हूं, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ नहीं मिला, अंत में मैं क्या बोलूंगा अपनी लाइफ को? प्रॉफिट था कि लॉस था? द लैटर देयरफॉर एट लास्ट मस्ट शो नथिंग बट नेगेटिव एंट्रीज। तो आप देखेंगे, आप जब लास्ट में मरेंगे तो आपकी जिंदगी की किताब में कोई पॉजिटिव एंट्री नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया आपने। इन फैक्ट बुद्धा इज राइट इन वैल्यूइंग एवरीथिंग अल्टीमेटली एज सफरिंग। बुद्ध वो थे जिन्होंने हर चीज को सफरिंग की तरह ही देखा है। यस्टरडे विथ ऑल इट्स प्लेजर्स, कल हमने जो भी एंजॉयमेंट किए, जो भी मजे लिए, वो सब क्या है? इज नो मोर देन अ मियर शैडोज। वो खाली एक छाया है, अब तो छाया ही है, क्योंकि अब वो है नहीं। एंड टुमारो, टुडे विल बी जस्ट अनदर शैडो। और कल या परसों जो भी आएगा वो भी एक शैडो ही हो जाएगा। एंड सो मस्ट इट बी विथ ऑल द डेज अंटिल एट लास्ट फेस टू फेस विद डेथ। और लास्ट में हम डेथ को फेस करेंगे और हर दिन हमारा शैडो बन जाएगा। एंटायर लाइफ इज सीन टू बी नो मोर देन अ शैडो। पूरी जिंदगी केवल शैडो ही रहेगी। ये चीज शायद मैं आज पढ़ रहा हूं तो अलग तरीके से मेरा माइंड बिहेव कर रहा है, शांत है, स्थिर है, डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन ये चीज अगर मैं 10 साल पहले पढ़ रहा होता, जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था या मैं पैसे कमाना चाहता था, परेशान था, उस समय अगर ये बोला गया होता मुझसे कि जिंदगी कुछ नहीं है, केवल दुख है और सफरिंग है और हर चीज तुमसे छीन ली जाएगी, तो मुझे मायूसी आती। क्योंकि जो सुनने वाला आदमी था वो चाहता था कुछ न कुछ, परेशान था किसी चीज के लिए।
आज की शुरुआत यहां से है। बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज विदाउट बिगिनिंग और एंड। जिंदगी जो है हमारी, उसमें न शुरुआत है न अंत है, अनलेस वी मेक एंड ऑफ इट। ये चलता ही रहता है, चलता रहता है। कब तक? जब तक कि हम उसमें जानबूझकर सोच समझ के रुकावट न डालें। रोकना पड़ेगा हमको। विदाउट बिगिनिंग और एंड, ये मॉन्क्स इज द राउंड ऑफ बर्थ। ये जो संसार है ये चक्र है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, बिना शुरुआत के और बिना अंत का। देयर कैनॉट बी discerned a first beginning of being who, sunk in ignorance and bound by thirst, ceaselessly transmigrating again and again, runs to the new birth। ऐसा आप इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी किताबों में लिखा गया है कि एक शुरुआत में था जहां पर आत्मा थी और उसने जन्म लिया इस संसार में जहां दुख है, और फिर वो दुख में लिपटता रहा। ऐसा नहीं है, कोई इसका शुरुआत नहीं है, बस चक्र ही है, बिगनिंग लेस है। संसार को अगर दो शब्दों में डिवाइड किए, सर का मतलब होता है अ कोर्स, सम का मतलब होता है रिटर्निंग टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। एक कोर्स है जो चल रहा है और फिर वापस रिटर्न स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, फिर चलता है, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। इट इज ओनली फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट दैट द फ्लड ऑफ सफरिंग, द ड्रेडफुल एंड द ऑफुल ऑफ लाइफ हैज टू बी सीन इन इट्स फुल मेजर। ये जो पर्पज है हमारी लाइफ का, उसका यही है कि इस लाइफ की ड्रेडफुल, डरावनी और ऑफुल, बदसूरतपन को अच्छी तरह से आप देख पाए। पर्पज यही है। द ओनली फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट दैट द फ्लड ऑफ सफरिंग, फ्लड बाढ़ है सफरिंग की दुनिया, द राउंड ऑफ रीबर्थ्स विद इन विच द एनमेश्ड क्रीचर्स wander incessantly consists of 5 states। क्यों इसको बोल रहे हैं कि इतनी सफरिंग है दुनिया में? क्योंकि आप जब पैदा होंगे तो दोबारा जब पैदा होंगे कुछ पक्का नहीं है कि कैसा पैदा होंगे, कोई भी पक्का नहीं है। जैसे हम लोग, आप नहीं थे कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों को इसको पढ़ने से पहले लग रहा था कि यार चलो अच्छा काम किया है तो कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। जैसे नहीं, स्कूल से बच्चे जब पास होते हैं तो सोचते हैं चलो यार 60% पा गए हैं तो कोई ना कोई नौकरी तो कर ही लेंगे। लेकिन ये पूरा जुआ है, पूरा का पूरा जुआ है। आज आपने किस तरह से जिया है, तो जब मरेंगे तो इन 5 में से कुछ भी हो सकता है। 5 कौन कौन सी चीज? या तो आप हेल की दुनिया में जा सकते हैं, वर्ल्ड ऑफ हेल। हेल तो समझते हैं ना, नर्क। वो इमेजिनरी नर्क तो ठीक है, छोड़िए। जो नॉर्मल नर्क है, हमारे आसपास नर्क है भाई। आपने देखे कभी नर्क? आपने किसी की ऐसी लाइफ देखी जो आप चाहें कि अच्छा हुआ मैं उसमें नहीं हूं? तो नर्क है। कहीं गरीबी है, कहीं भुखमरी है, कहीं गंदगी है जिसमें आप नहीं हैं, कोई और है, तो आपके लिए नर्क ही है। जिसमें आप दोबारा नहीं जाना चाहते तो आपका नर्क। शमशान घाट तो नहीं, शमशान घाट तो मर गया आदमी, वो है। मैं जिंदगी की बात कर रहे हैं जहां पर आपको सुबह से लेकर शाम तक रहना पड़ रहा है और आप टॉर्चर झेल रहे हैं। तो या तो आप नर्क में, अब नर्क की कल्पना अभी मत करिए, बड़ी घिनौनी है। हम सब किसी न किसी तरह के नर्क में गुजर चुके हैं। दूसरी है एनिमल किंगडम। बुद्ध अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से कह रहे हैं कि हम जानवर के भी रूप में पैदा हो सकते हैं, जो हम नहीं चाहते। द रियल्म्स ऑफ शेड्स मतलब भूत प्रेत, जिनको हम नहीं समझते, वो उसमें भी हम जा सकते हैं। द वर्ल्ड ऑफ मेन, जिसमें अभी हम हैं, इंसानों की दुनिया में रह सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। एंड अबोर्ड्स ऑफ गॉड्स, और देवताओं की भी दुनिया में जा सकते हैं। Which of the 5 worlds a man enters after the breakup of his body after death is determined by the nature of his thirsting, of his willing during life। अब किस तरह की जिंदगी रहेगी मरने के बाद, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? आपकी नेचर पे, आपकी नेचर ऑफ विलिंग, किस आपकी जो रजामंदी है, आपके थर्स्ट, आपकी प्यास कैसी रही है। By his conduct does a man determine his fate in his next existence। उसका जो कंडक्ट होगा, कंडक्ट को मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन खोजा है, उसका मतलब है आचार। आचार मतलब आप कैसे जिए हैं। ये मुश्किल भी है समझना, अगर आप टेम्पररी यहां बैठे हैं तो, मेरी बात सुनकर के समझना चाहते हैं तो इसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आचार के साथ।
सही चीज क्या है, क्या करके मुझे सही महसूस होता है। कल मैं किसी को के बारे में पढ़ रहा था, तो उसने एक लड़की से उसकी शादी पक्की हुई, फिर उसने शादी के लास्ट मोमेंट पे जब बारात जाने वाली थी तो उसने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो फिर उसको पूछा कि क्यों मना कर रहे हो, तो उसने कहा मुझे कार चाहिए। उसको पता था कार नहीं दे पाएंगे लड़की वाले बेचारे लड़की वाले नहीं दे पाएंगे। लड़की वाले आए, रोए गाए उसके सामने। बोलता है तुम्हारे लिए, उसका दोस्त बोलता है लड़के का कि यार तुमको मैं अच्छे से जानता हूँ, बचपन से तुम ऐसे आदमी नहीं हो, लालची आदमी नहीं हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। बोलता है दूसरों के लिए मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपने लिए सही कर रहा हूँ। तो ये वो नहीं है आचार कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। बाद में पता चला कि इसको किसी और लड़की से प्यार था, तो वो इनकार नहीं कर पाया शुरू में, तो इस तरह से इनकार किया। इस इनकार की वजह से उसकी बाद में जान ली गई, उसका मर्डर हो गया। जो भी हो, तो मर्डर तो गलत था ही। तो ये जो गलत है इसको आपको खुद जानना होगा, कोई और नहीं बताए। आप किस तरह से, आपका कंडक्ट क्या रहा है, आपका आचार विचार दो शब्द होते हैं ना, उसमें से आचार, आपके जिए कैसे हैं सुबह से लेकर शाम तक। जैसे मैं आपसे पूछ रहा था ना कि पापा मम्मी अगर आपको मारते पीटते हैं तो क्या है, क्या चक्कर है कि क्यों मार पड़ रही है, खाली हमारी गलती है कि क्या है। लाइफ भी हमको मारती पीटती रहती है। आचार को समझना होगा आप लोगों को। बहुत से लोग बताएंगे आपको यार सच बोलना चाहिए, आपको चोरी नहीं करना चाहिए, इस तरह की बहुत सी चीजें बोलेंगे, लेकिन कोई और नहीं बता सकता कि सही आचार क्या है। आपको खुद ही खोजना होगा, और वही डिसाइड करती है आपका अगला जन्म। The one who has the misfortune to so live that he has after death only affinity with that germ which consigns him to the hell world is in a truly sorry state। और उस आदमी के बारे में जिसकी ऐसी एफिनिटी है, इस तरह की लाइकिंग है कि वो ऐसे जर्म मरने के बाद खोजता है जिसकी वजह से उसको नर्क जाना पड़ता है, उसके लिए तो बहुत सॉरी हो रहे हैं बुद्ध describes it in the terms which must make the stoutest heart quail। बुद्ध ऐसे बताते हैं जो आदमी मजबूत दिल का आदमी होगा वो भी घबराएगा नर्क के बारे में। He said, what a man, किस तरह का आदमी होगा। chastised daily with 300 strokes of sword, जिसको 300 बार sword से भी मारा जाए। Experiences of sadness and sorrow cannot be reckoned, counted or compared against the suffering of the hellbound। आप यहाँ पर 100 कोड़े खाएं, 100 बार तलवार से मार खाएं, वो भी उस नर्क के बराबर नहीं है। कैसे जानते हैं मुझे पता नहीं, क्या उन्होंने देखा है मुझे मालूम नहीं, मैं तो खाली आपको बता रहा हूँ बुद्ध ऐसा बोलते हैं। लेकिन देखा जाए तो क्या आज जिस जिंदगी में जी रहे हैं उसमें जो दुख का स्टेट होता है क्या 100 कोड़ों के बराबर नहीं होता। निकलने का मन करता है भाग जाए इस दुख से। तो इस जितने भी बुरे से बुरे दुख में आप अभी हैं उससे भी खराब उसको मानते हैं नर्क, जिसमें आपकी एफिनिटी होती है। और एफिनिटी का ये मत समझिएगा वो सजा होती है कोई, ऐसा नहीं है कि आपने कोई पाप किया है तो आपके पाप का वहां न्याय होता है। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने आज देखी, वही उसमें एक आदमी की बेटी किडनैप हो गई, उसके शाम तक वो आदमी भी किडनैप हो गया, और फिर पता चला कि उसको किडनैप करने वालों ने उसको छोड़ दिया, उसको मारा पीटा फिर छोड़ दिया। पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला 75 लाख रुपए उसने लोन लिए थे। तो जो लोग लोन देते हैं ना वो लोग बहुत बार उठवा लेते हैं, ऐसे ही टॉर्चर करते हैं ताकि हमारा पैसा निकले। तो ये आदमी, और बाद में उस लड़की को भी किडनैप कर लिया गया था, उसको भी मारा पीटा गया था, बाद में लड़की की डेथ हो गई थी। बट उस लड़की की मौत से पहले उसकी हैबिट्स बहुत खराब हो चुकी थी। वो लड़की ड्रग्स लेना शुरू कर दी थी, यंग लड़की थी 15-16 साल की। उसके घर में भी तलाक वलाक की बात चल रही थी, लड़की चोरी वोरी करती थी ड्रग्स लेने के लिए, और ये आदमी जिसने उधार लिए थे वो भी चोरी वोरी करता था। पुलिस ने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि ये आदमी ने बहुत लोन ले रखा था, उसके स्ट्रेस में आकर के बहुत से ऐसे काम किए। और बोलती है 75 लाख हम पूछ लें क्यों लिया था, बोलता है बिजनेस करने के लिए लिया था और बिजनेस में घाटा हो गया। मुझे इस आदमी के बारे में एक क्वेश्चन आया कि ये तो आदमी है, इसने 75 लाख रुपए लिए किस लिए, बिजनेस के लिए। और बिजनेस क्यों करता है आदमी, प्रॉफिट के लिए, पैसे कमाने के लिए।
100 में से अगर 100 लोग पैसे उधार लेते होंगे तो सबका तो बिजनेस प्रॉफिट में जाता नहीं होगा। 100 में से 10 या 5 का होता होगा प्रॉफिट। 10, 15, 20, 50 ऐसे होंगे जिनका नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता होगा, स्ट्रगल करते होंगे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका खाली घाटा होगा। तो इसमें उस बच्ची की ऐसी हैबिट क्यों बन गई ड्रग्स की? तो दिखाते ऐसे ही, और सच भी है कि जहां पर बच्चों को माँ बाप का टाइम नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, वहां पर बच्चे ऐसी हैबिट्स में पड़ जाते हैं जहां पर बुरी आदतें पड़ जाती हैं। तो पैसे कमाने का जो बाई प्रोडक्ट है वो ये है कि आपका घर परिवार टूट जाता है। अगर कमा लिया तो आपने पूरा टाइम दिया उसमें, नहीं कमाया तो भी आपको, तो ये जो इस तरह के बाई प्रोडक्ट्स के लिए क्या उसने अपने आप को बेचा था? क्या चाहा था कि बाई प्रोडक्ट्स मिले उसको? नहीं समझ रहे आप? देखिए, एक सीन समझने की कोशिश करिए। एक आदमी पैसा कमाना चाहता है, तो उसकी बेटी बेचारी ड्रग एडिक्ट हो गई, उसकी वाइफ उसको तलाक दे रही है, और अल्टीमेटली उसकी बेटी मर भी गई। क्या उसने ये सब चाहा था? नहीं चाहा था, तो भी उसको मिला। इसका मतलब ये है कि जिस रास्ते पर वो गया था उसमें वन ऑफ द रिजल्ट्स ये था। एक खेत में जाते हैं आप, आपने कभी खेत में बिना चप्पल के गए हैं? मैं बचपन में हवाई चप्पल पहन के जाता था, तो उसमें जब कटाई हो जाती है गेहूं की, तो खूंट रहते हैं, कांटे रहते हैं ढेर सारे, और गड़ते हैं तो बहुत दर्द होता है, बहुत मुश्किल है चलना, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। मुझे लगता था भगवान ने इसीलिए शायद जानवरों को वो मोटे मोटे को दे रखे हैं ताकि जमीन में उनको कांटे ना गड़े। अगर आप खेत में चलेंगे तो कांटे गड़ेंगे, अगर आप पैसे कमाने के रास्ते पे जाएंगे तो आपको वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स ये होगा। मैं ही नहीं कह रहा हूं सबके साथ होगा, लेकिन ये है। क्या वो चाहता था? चाहता नहीं था, लेकिन एज अ बाय प्रोडक्ट मिला है उसको। तो जो लोग एक जिंदगी जी रहे हैं पैसे कमाने के लिए, वो अगर ये चीज समझें सुने तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए। बॉस अगर पैसे कमाने के चक्कर में पड़े तो ये हो सकता है मेरे परिवार का हश्र हो, इसलिए पहले से सोच समझ के चलो कि अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो उसके साथ और किस चीज का मुझे ध्यान देना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं तो शायद समझ में आ जाए। मैं डॉक्टर हूं, मैं जाके ऑपरेशन करता हूं। ऑपरेशन करते मैं अगर मरीज का खून मेरे खून में मिक्स हो गया तो हो सकता है उसकी बीमारी मुझे मिल जाए। मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन हो सकता है मिल जाए, कि पॉसिबिलिटी है। काफी लोग ऐसे, बहुत से डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड्स हैं जो बीमार हो गए हैं इलाज करते करते। वो चाहते नहीं है, बट हो, दैट इज वन ऑफ द चांस, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। क्यों होता है ये? ऐसा क्यों होता है कि हम चाहते हैं कोई मासूम सी चीज, कोई ऐसी चीज जो जिसका नुकसान भी नहीं, फायदा हमारे हिसाब से है, बट बदले में कुछ और गलत चीज मिल जाती है हमको। इसके क्वेश्चन मन में रखिएगा, क्योंकि अगर आप सोच के नहीं समझेंगे, अगर वो आदमी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है कि मैं पैसा कमाना चाहता था और इसके बदले में मैंने ये सब चीज इकट्ठा किया, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन इसको ठीक करेगा? मेरे घर में अगर कचरा है, देखिए मैं बाहर गया, कहीं खेल कूद के आया, मेरे पैरों में गंदगी है, तो मैं घर में आया और घर में गंदगी फैली। मैं गंदगी लाना नहीं चाहता था अपने घर में, लेकिन गंदगी आई, तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? मैं ये तो नहीं कह सकता, मैं खाली खेलना चाहता था, गंदगी क्यों आई मेरे साथ? तो आप जब जी रहे हैं, जिस तरह से भी जी रहे हैं, आपके मासूम से जीवन में आप खाली फोन के साथ खेलना चाहते हैं, फिल्में देखना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, पार्टीज करना चाहते हैं, और उसके बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर कुछ मिला तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो हम इस तरह के एफिनिटीज इकट्ठे करते हैं इस जिंदगी में। लगाओ, कहीं ना कहीं लगाओ। Nor is the man who is in new birth descends to the status of an animal in much better case। और जो इंसान, एक तो हो गया नर्क, दूसरा जो जानवरों के कंडीशन में दोबारा पैदा होता है, वो भी उससे कुछ बेहतर नहीं होता। For he has little chance indeed of returning to the world of men। क्योंकि एक बार आदमी जब जानवरों की दुनिया में चला गया तो वापस इंसानों के फॉर्म में आना बहुत मुश्किल है, बहुत। बता रहे हैं कि मरने के बाद
बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान जानवर बन के पैदा होता है, कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीता, बाघ, ऐसा चींटी, कुछ भी बन सकता है। एंड वाई सो, और ऐसा क्यों होता है कि उनको इंसान बनने में दोबारा मुश्किल होती है? वाई सो? बुद्धा आस्क्ड एंड ही आंसर्ड, बिकॉज इन एनिमल वर्ल्ड देयर इज नो जस्ट कॉन्डक्ट। जस्ट मतलब जानते हैं? हाँ, कोई ईमानदारी का कॉन्डक्ट नहीं होता। अगर शेर को भूख लगी तो वो खा लेगा छोटे जानवर को, उसमें कोई भूख लगी खा लेगा, तो वो जस्ट कोई अच्छाई करने का कोई वहां हिसाब किताब है ही नहीं। जानवर तो खाली इंद्रियां ही है बस, उसमें कोई दिमाग तो होता नहीं। नो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्डक्ट, कोई सीधा काम करने का तरीका नहीं है। नो होलसम एक्टिंग, उसमें आप कोई ऐसा काम करके उठ नहीं सकते, क्योंकि इसमें नेचर ने आपको बनाया नहीं कुछ और करने के लिए। नो चैरिटेबल एक्टिंग, कोई दया धर्म का काम नहीं कर सकते आप, कोई चैरिटी नहीं कर सकते उसमें। देयर मॉन्क्स, साधु वहां पे, दे आर अकस्टम्ड टू डेवोर ईच अदर, एक दूसरे का भक्षण करने के लिए, एक दूसरे को खाने के लिए बने हुए हैं। एंड टू किल द वीकर वंस, और वो कमजोरों को मारने के लिए बने हुए हैं। एंड फॉर द मेन इन द रियाल्म ऑफ शेड्स, और जो लोग भूत प्रेत वगैरह बन के पैदा होते हैं, द बुद्धा डिस्क्राइब्स हिम एज सोर एफ्लिक्टेड एंड डिस्ट्रेस्ड, ऐसी आत्माएं जो दुखी हैं और परेशान हैं। बट ही डज नॉट स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द टॉर्मेंट्स, लेकिन उनको किस तरह की तकलीफ होती है वो इसके बारे में बहुत बात नहीं करते बुद्ध। कृष्णमूर्ति भी चुप हो जाते थे जब ऐसी चीजें होती थी, जब भी भूत प्रेत की बातें होती थी वो चुप हो जाते थे, ज्यादा बात नहीं करते थे। द वन हु इज रीबॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग ही डिस्क्राइब्स नेचुरली एज शेयरिंग द कॉमन ह्यूमन लॉट, while the man who achieves the heaven world enjoys the heights of felicity. तो जो इंसानों के साथ दोबारा पैदा होता है तो वो इंसान की तरह ही शेयर करता है अपने आइडियाज, थॉट्स, और जो आदमी देवताओं की दुनिया में पैदा होता है वो एंजॉय करता है फेलिसिटी, सुख, आनंद। लेकिन among these 5 fates, इन 5 किस्मत में से एक तो हो गया नर्क, एक जानवर, एक बार नर्क में पैदा हो सकते हैं आप, दूसरा चांस कौन सा है? जानवर, तीसरा शेड्स, भूत प्रेत, और चौथा इंसान, और 5वां देवता। इन 5 में से भी अल्टीमेटली ओनली द लास्ट वन, द अबोर्ड ऑफ द हेवन वर्ल्ड, कुड बी डिजायरेबल। इसमें से आप कौन सी चीज पसंद कर सकते हैं? डिजायरेबल कौन सी चीज है? अबोर्ड, देवता लोग की लाइफ। बट अकॉर्डिंग टू बुद्धा, लेकिन बुद्धा के हिसाब से, दिस वन इज जस्ट एज मच सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिस्ट्रांजिटरीनेस एज अदर 4 अबोर्ड्स। लेकिन ये भी उनके हिसाब से लाइकेबल नहीं है, क्योंकि हम सब यहां बैठे हैं ना, हम सब के लिए बड़ी मुश्किल लगती है कि एनलाइटनमेंट नाम की चीज, क्योंकि हम आपको याद है गुड टू ग्रेट बुक थी, तो उसमें उन्होंने कहा था, पता है दुनिया में अच्छी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं है? क्योंकि हम गुड से सेटिस्फाइड है। जब गुड इनफ से सेटिस्फाइड होंगे तो ग्रेट नहीं होता। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो आप देवताओं के, या देवता मतलब समझ लीजिए आज की दुनिया में अमीर लोग, उनकी लाइफ एक तरह से देवता जैसी होती है, मौज मस्ती है, हर चीज के लिए नौकर चाकर होते हैं, गर्मी में ठंडी ठंडी गर्मी, वो भी डिजायरेबल नहीं है कृष्ण बुद्ध के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसमें भी वही बीमारी है जो बाकी में बीमारी है। क्या चीज? टेम्पररी, ट्रांजिटरीनेस, वो भी आज है और कल नहीं रहेगा। He said, up to the highest world of the gods, every existence becomes annihilated. नीचे से लेकर हर चीज ऊपर तक अल्टीमेटली वो एनिहिलेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। The 33 gods and the Yama god and the satisfied god and the gods of delights and fashioning, मतलब हर अलग अलग जो भी गॉड्स होंगे उस टाइम के, इंद्र, ये वो सब, are bound with fetters of desire, return to the power of Mara, which means to the power of death. हर बंदे को इस तरह की इच्छाएं होती हैं और अल्टीमेटली वो मर जाता है। Unfailingly, therefore, descent to the lower worlds again must follow, और फिर वो नीचे की दुनियाओं में रिवॉल्व करते रहते हैं। But this pleasant prospect of staying in heaven, or even only in the realm of mankind, is only open to only very few beings. लेकिन ये भी ऊपर के मौज मस्ती के देवताओं की दुनिया में या तो आदमी की दुनिया में सबके लिए ऑप्शन नहीं है। आज हम लोग वहाँ बैंक के सामने आप गए, नोट चेंज करके आए आप, क्योंकि आप तो भाई देवताओं की दुनिया में पैदा हुए हैं। आप गए, रोड पर नहीं गए आप? मेरा लड़का जो दिलीप काम करता है वो कल बिना बताया चला गया, दोपहर को करीब शायद 11 या 12 बजे गया। शाम को भाई साहब नहीं आए, अगले दिन आए, बोलते हैं सर हम लाइन में खड़े थे, 7 घंटे लाइन खड़े थे, तब जाके हमारा 2000 रुपये बदला हुआ।
तो वो हमारी ऐसी किस्मत बदकिस्मत नहीं है। आज बता रहे थे कि घर में पैसे नहीं थे, खत्म हो गए। मम्मी को लगा था पैसे हैं, था ही नहीं पैसा। आज भैया ये भाई साहब से और वहीं पर देवता लोग जैसे आप हैं, तो मैं अपने आप को भी उसी किस्मत में डालूंगा। मेरी भी अच्छी किस्मत है। मैं जब परसों गया था अपने पैसे बदलने, तो अकाउंट, मेरा बैंक में अकाउंट था, तो उसने मेरा आईडी देखा, बोला डॉक्टर साहब हाजी अंदर आजी। अंदर से मुझे बुला लिया, पीछे रहे होंगे कम से कम 200 लोग, मुझे बुलाकर अंदर उसने मेरा काम 5-10 मिनट में कर दिया। मैं वापस आ गया, 10,000 रुपये लेकर आ गया। मेरी किस्मत अच्छी थी। हर छोटी छोटी चीज के लिए हम लोगों को नहीं भटकना पड़ता। बहुत कम लोग हैं जिनको आसानी से हर चीज मिल जाती है, तो ये सबकी किस्मत की बात भी नहीं है कि सबको मिले। These three ये disciples will fall prey to the abyss of the hell। तो ये जो तीनों हैं देवता, इंसान, जो भी हैं, वो सब अल्टीमेटली हेल में आते हैं। He who lives unchastely, जो इंसान अनचेस्टली तरीके से रहता है। अनचेस्टली मतलब होता है अपवित्र, इम्प्योर। इम्प्योर नहीं बोलेंगे, अपवित्र इज क्या बोलेंगे? अपवित्र क्या होता है? पवित्र क्या होता है यार? जो नहा धो के चंदन टीका लगा ले, ऐसा चंदन का टीका लगाए बॉडी में, वो सेंट, हाँ, सीरीन, अच्छा आदमी। एग्जाम्पल दीजिए मुझे कुछ पवित्रता का आज। कभी पवित्रता, चेस्टली। He who lives chastely and pretends to be chaste, जो गलत तरीके से जीता है और दिखाता है कि मैं सही हूं, करता है धोखा लेकिन दिखाता है कि मैं ईमानदार हूं। अभी हम मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं, किसके पास काला धन है, किसने सही धन, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक की बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं, अभी हम कल मरने वाले हैं, तो जब दोबारा पैदा होंगे तो अब कैसे डिसाइड करें कि हमको कौन से रूप में पैदा होना है? तो उसके लिए कौन कौन सी करेंसी यूज होती है? तो ये बोल रहे हैं वो इंसान जो अनचेस्टली तरीके से रहता है और दिखाता है कि मैं चेस्ट हूं, किया है चोरी लेकिन दिखाता है कि हमने चोरी नहीं की है, दिया है धोखा लेकिन दिखाता है कि मैंने धोखा नहीं दिया है। ही हु अक्यूजेस चेस्ट लिविंग डिसाइपल्स ऑफ अनचेस्ट लिविंग, जो दूसरों को, दूसरे डिसाइपल्स को, उनके साथ तो भिक्षुर होंगे, जो अपनी तो छोड़ो, अपनी तो दिखाता है नकली चीज, लेकिन दूसरे को भी पॉइंट करता है, तुम देखो गलत तरीके से जी रहे हो, सही तरीके से जीना चाहिए। वो बिलीविंग एंड थिंकिंग दैट देयर इज नथिंग इविल इन सेंसुअलिटी, जिसको ये लगता है कि यार सेंसुअलिटी में कुछ गलत नहीं है, सेक्स कोई गलत, सेंसुअलिटी मतलब सेंसेस के लिए जीना। वो जो लड़की जिसको ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, वो क्या कर रही थी? उसको क्यों ड्रग्स की आदत लगी? ड्रग्स पता है क्या होता है? आप ऐसे लेते हैं, कुछ सूंघने की चीज लेते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, है ना? जब सूंघते हैं तो नाक से ब्रेन में सेंसेशन मिलती है और कोई ऐसा लगता है ऐसे कि बहुत अच्छा लग रहा है। इंजेक्शन देते हैं तब भी बड़ा अच्छा लगता है। तो वो सेंसेस का एंजॉयमेंट है। एक बार लेते हैं, दोबारा लेने का मन करता है, तिबारा लेने का मन करता है। जुए में भी ऐसे ही होता है, अल्कोहल में भी ऐसे ही होता है। जब आप लेते हैं तो अच्छा लगता है। सेंसुअलिटी मान लीजिए, सेक्स भी इसी तरह का, इसी पार्ट का ग्रुप है। लोगों को सेक्स का एडिक्शन हो जाता है। तो वो जो कहता है कि सेंसुअलिटी में कुछ गलत नहीं है, फॉल्स अ प्रे टू सेंसुअल प्लेजर्स, फिर वो फंस जाता है। प्रे मतलब, फॉल्स अ प्रे मतलब शिकार हो जाता है। किस चीज का? सेंसुअल प्लेजर्स का। मैं कोई वो, आप मत समझिएगा, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं यहाँ पर बैठकर कोई सत्संग नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, वो जो पंडित लोग, गुरु लोग बोलते हैं अच्छा काम करो, अपने इंद्रियों पर विजय पाओ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो खाली बुद्ध की बात बता रहा हूँ। जो इंसान गलत करता है और जो ये कहता है, ये बुद्ध कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, उसको सेंसुअलिटी का आदत पड़ जाता है। These three, ये disciples will fall prey to the abyss, to the hell। और ये hell का जो abyss है, abyss जानते हैं क्या होता है? ABYSS, abyss नाम की पिक्चर बनी है भाई साहब, अनएंडिंग सी, बहुत बड़ी गहराई। हॉलीवुड की बहुत अच्छी पिक्चर है एबिस। तो उसकी गहराइयों में, किसकी गहराइयों में? नर्क की गहराइयों में हम। अभी आप लोग स्वर्ग में है कि नर्क में है? यहाँ पर जो है, आप स्वर्ग में हैं। आप अभी यहाँ पर स्वर्ग में, घर पे जाएंगे तो नर्क हो जाएगा। आपका स्वर्ग है कि नर्क? पता नहीं आपको।
आपका लाइफ क्या चल रहा है? पता नहीं चल रहा है। चलिए, आप तो स्वर्ग में हैं। चलिए, गुड। तो ये बोल रहे हैं अगर ये चीजें आप नहीं समझे, आपने सही तरीके से नहीं जिया, गलत तरीके से जिया, दिखाया सही और जी रहे हैं गलत, या दूसरों को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं गलत और अपना नहीं देख रहे हैं, तो उसमें आप अपने सेंशुअल प्लेजर्स के चक्कर में फंस जाएंगे। इफ दे डू नॉट एब्सटेन फ्रॉम दीज थिंग्स, अगर इन चीजों से अपने आप को दूर नहीं रखा। एब्सटेन वर्ड एक जगह और आया है ज़ेन योगा में। एब्सटेन, इट इज वेल टू एब्सटेन फ्रॉम द थिंग्स। क्या गलत है वो क्लियर है ज़ेन योगा के हिसाब से, क्या सही है वो भी क्लियर है। इस बीच की चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, इट इज वेल टू एब्सटेन। एब्सटेन मतलब दूर रहें। जितने भी मैं देख रहा हूं क्राइम होते हैं अभी तक, जो भी मैं देख रहा हूं वीडियोस, उन सब में लोग एक मासूम सी चीज में घुसे हैं। परसों नरसों मैंने एक वीडियो देखा, इसमें बेचारा एक आदमी था, गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो किडनैप हो गया। और जिसने किडनैप किया वो लोग टारगेट डिसाइड करते थे कि यार 1.5-2 करोड़ वाले के टारगेट को उठाएंगे, जिसको उसके रैंसम में 1.5-2 करोड़ रुपए मिले। इस बंदे को उठाया, पकड़ के मारा पीटा, तो पता चला उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं बस। तो जो टारगेट डिसाइड करता है, तूने कैसे डिसाइड किया? बोलते, पूछा कैसे तुझे मालूम पड़ा कि इसके बाद 1.5-2 करोड़ है? बोलते हैं इसने पार्टी दी थी 5-5, 3-4-5 पार्टी दी थी 5-5 लाख रुपए की। बोलता है वो तो मेरे ऑफिस की पार्टी थी, वो मैंने पैसा थोड़ी दिया था, वो तो मेरे बॉस ने पैसा दिया था। तो बोलती है उसको मारती है, लड़की थी वो, और खर्च तो ऐसे कर रहा था जैसे तेरा ही पैसा हो। जो आदमी और वो इस चक्कर में फंस गया। महंगे महंगे ड्रिंक्स, कहीं ना कहीं कुछ तो इंडिकेशन दिया होगा उसने अमीर दिखने का, फंस गया बेचारा। तो इट इज वेल टू एब्सटेन। अगर आप नहीं फंसना चाहते लाइफ के चक्कर में, दुखों में, मिजरीज में, तो आप उन चीजों से बचें जो क्लियर नहीं है। ये मैं थोड़ी बता सकता हूं, मैं बता दूंगा तो मैं आपको शेयर करता हूं। मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल से देता हूं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आज आया था हमारे घर में। एक डॉक्टर साहब मैडम से मिले, भी हमारे फ्रेंड से मिलने गई, तो ऐसी बातचीत चल रही थी। तो बोलते हैं, अरे मैडम, आप और सर दोनों लोग कमाते हैं, आप लोग फॉरेन घूमने क्यों नहीं जाते हैं? तो बोलते हैं, मैंने कहा नहीं है, कहाँ से फॉरेन जाएंगे, इतने पैसे हम नहीं कमाते कि हम फॉरेन घूमने जाएं। एक बार फॉरेन घूमने का मतलब है 1-2 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो उन्होंने कहा, अरे मैम क्या ऐसी की बात करती हैं आप, सर का तो फैमिली भी बहुत स्ट्रांग है, मतलब मेरे पिताजी के नाम से। मैंने कहा उस बंदे को कैसे पता कि मेरी फैमिली स्ट्रांग है? वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होगा, फिर मेरी फैमिली से अपने आप को कंपेयर कर रहा होगा, और मेरी फैमिली में मेरे पिताजी के पास कितना लोन है उनको नहीं पता है, मुझे भी नहीं मालूम है। मेरे पिताजी के पास कितना पैसा है वो तो पता है, लेकिन कितना लोन है वो थोड़ी पता है। वो तो मुझे भरना पड़ेगा अगर कल को लेकर काली हो जाते हैं तो अब लेकिन वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं फॉरेन, अभी न्यू ईयर पे फॉरेन जा रहे हैं वो। और पिछले हफ्ते शायद उन्होंने 10,000 रुपये निकाले थे, जब मोदी जी का ये हुआ था, नोट बंद हो गए थे, 10,000 रुपये निकाले थे, एक हफ्ते में खत्म। अब फिर से बोलते हैं कल फिर जाके कोशिश करूंगा निकालने की। अब लेकिन क्या मैं वैसा जीना चाहूंगा? जब मैं आसपास के लोगों को देखता हूं कैसे जी रहे हैं और मैं कैसे जी रहा हूं, तो कंफ्यूज होने के चांसेस है ना कि यार देखो, वो भी तो मेरी उम्र के हैं और उनकी सैलरी कितनी होगी, जितनी मेरी होगी उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगी, थोड़ा बहुत कम होगी। तो अगर वो ऐसे जी रहा है तो मैं कैसे जीऊं? चलो ठीक है, मैं भी गाड़ी खरीद लेता ही हूं, अब लग रहा है ठीक ठाक। तो जहां पर आपको लग रहा है ठीक ठाक, उस चीज से दूर रहें। ये अनक्लियर है। ये वैसे तो कोई गलत नहीं है, आप कर लीजिए, एंजॉय कर लीजिए। किसी फ्रेंड ने पार्टी में बुलाया, आप चले जाइए। ड्रिंक्स यार, एक आध ड्रिंक से कुछ नहीं होता, बियर से कुछ नहीं होता है कहते हैं पार्टीज में। कहते तो हैं, लेकिन मुझे तो लगता है शायद होता हो या शायद नहीं होता हो। तो ऐसी चीज को एब्सटेन करिए। मुझे याद है एक बार एक भाई साहब थे, उन्होंने मुझे बिजनेस पार्टनर बनाया। वो नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होता है, एक आदमी को अपना चेन बनाइए, फिर उसके नीचे 3 और चेन बनाइए। तो उनके साथ में बन गया था। फिर उनके साथ में बॉम्बे गया और अपने घर पे रुकवाया उनको। तो उन्होंने काफ़ी कैश वैश इकट्ठा कर लिया, 2-4-5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए बॉम्बे में लोगों से मिलकर। इसमें काम ये करना होता है कि आप लोगों को बताइए अपना प्लान, उनको प्लान अच्छा लग जाए तो उनसे इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, और फिर वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो 3 लोगों को और बनाएंगे। ऐसे ढेर सारे लोगों को चेन बना के पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो ये लोग
बनाया उन्होंने, 4-5 लाख इकट्ठा हो गया। अब शाम को क्या करने जाएं, तो ये डिसाइड हुआ वहां जाते हैं जहां पे डांस करने, बार जहां पर डांसर्स होती हैं, बार डांसर्स। अब मैं वहां गया, भाई साहब ड्रिंक्स आ रहे हैं, मैं तो ड्रिंक्स लेता नहीं। अरे डॉक्टर साहब एक आध ड्रिंक से कुछ नहीं होता। अब मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, टचवुड। उसके बाद फिर मैं दोबारा कभी मैंने वो छोड़ ही दिया बिजनेस। 10-15 हज़ार लगाए थे, मैंने राम राम कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया वो चीज, न बाहर की चीज समझ में आई, न मुझे वो बिजनेस समझ में आया, न मुझे वो लोग समझ में आए। मैं कहना ही चाह रहा हूं, जो चीज समझ में नहीं आया उसको छोड़ दें। आप ये ना बताएं अपने आप को कि यार समझ में नहीं आ रही, जब करेंगे तभी तो समझ में आएगा। लोग बिजनेस में घुसते हैं। वॉरेन बफेट बड़ा समझदार आदमी, बोलता है जिस बिजनेस को मुझे समझ में नहीं आता मैं करता नहीं हूं। लेकिन हम लोग अपना पैसा लगा लगा कर समझने की कोशिश करते हैं। अरे एक वही भैया है हमारे, भाई साहब वो बिजनेस करना चाहते थे, दवाई की कंपनी डालना चाहते, दवाई का होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं। तो बोलते हैं 5 लाख रुपए का भैया लगेगा। मुझसे 10-15 साल छोटा है लड़का। बोलेगा कितना? 15 लाख रुपए, 10-15 लाख। बोलते हैं हाँ, उसमें हम चंडीगढ़ से लेकर आएंगे और यहाँ पर बेचेंगे इलाहाबाद में। लिखा 10-15 लाख रुपए का तुम होलसेल का बिजनेस करना चाहते हो। फिर मुझे याद आया कि चंदन ने 70-80 लाख रुपए का वही होलसेल का बिजनेस करने की कोशिश की थी। मैंने उसको बताया कि चंदन तो कर नहीं पाई। बोलता हम लोग करेंगे भैया। मैंने कहा क्यों यार? उससे बोलता भैया रिस्क लेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। मैंने कहा तुम्हारे पास 15 लाख रुपए हैं? बोलता नहीं भैया मेरे पास नहीं है। मैंने कहा तो मुझे इसलिए शायद फोन कर रहे होगा ना, शायद थोड़ा बहुत पैसा मैं लगाऊं। बोलता हाँ ये भी, और मैं आपसे गाइडेंस भी लेना चाहता था। मैंने कहा बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिजनेस। ये तो बिजनेस की बात हो रही है। रियल लाइफ में तो और जनोगा बड़ी साफ साफ बोलती है कि अल्कोहल से डिस्ट्रक्टिव चीज कोई चीज नहीं है। लेकिन हमको लगेगा यार एक आध बार से कुछ नहीं होता। लेकिन जहां पर आपने अल्कोहल को एक आध बार लेने की कोशिश की, वहां पर आपने एक ऐसी एफिनिटी बना ली, सब कोई, यू हैव नो कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। अल्कोहल पे बात आई है तो एक और कहानी बताना चाहता हूं मैं आपको। एक मर्डर मिस्ट्री, ये लेटेस्ट देखा है, आज दोपहर को देखा मैंने। मैं बताता हूं आपको, सब कुछ बताता हूं, देखते कहां है। अभी आप कहानी सुन लीजिए। उसमें कौन दोषी है? छत पे गए, 2 लड़कियां मरी पड़ी हैं और एक लड़की बेहोश पड़ी है। लड़की जो होश में, तो उसको होश में लाया गया, उसको पूछा गया तो बोलती मैं याद करने की कोशिश कर रही हूं, याद ही नहीं हो रहा है। फिर खोजा गया, किसने पुलिस खोज रही है, यहाँ वहां सब इन्वेस्टिगेट कर रही है। पता चला एक लड़की का बॉस है, वो भी आया था पार्टी में, उसने पहले झूठ बोला फिर सच बोला। पड़ोसी भी आया, वो भी झूठ बोला सच बोला, और भी पड़ोसी हैं वो इसकी शिकायत करें, कोई कुछ कर रहे हैं, और ढेर सारी चीजें होती नहीं। अल्टीमेटली खून किसने किया था उन 2 लड़कियों का? कहने को तो आदमियों ने किया था, लेकिन आदमियों ने नहीं किया था। जब वो पार्टी कर रही थी तो छत पे 4-5 दारू की बोतल पड़ी हुई थी और तीनों टल्ली थी। एक तो बेचारी पी कर बेहोश हो गई, वो जिंदा बच गई, और बाकी दोनों डांस कर रही थी। और उसी टाइम उनके बॉस आए थे, उनकी बॉस का ड्राइवर और दूसरा 2 ड्राइवर थे, वो भी अपना दारू पीकर डिसाइड कर रहे थे कहाँ जाए यार, किसी लड़की के पास जाएं, कहीं सेक्स वर्कर के पास जाएं। तो दूसरे वाले बोला अरे चलो यार डांस कर रही लड़कियां, उन्हीं के पास घूमते फिरते हैं। तो जब डांस वांस करने गए, वो भी बेहोश नशे में, ये भी बेहोश नशे में, बोले डांस करो, नहीं हाँ ना बोलते हमारी नहीं सुनेगी। उसने एक बोतल तोड़ी और एक को मार डाला। फिर दूसरी चिल्लाने लगी तो दूसरा का, बिकॉज वो आई विटनेस है, वो देख लेगी, तो उसको भी मार डाला। क्या उस आदमी ने मारा या उस लड़की ने? अब नहीं, दिस वॉज ऑल पार्ट ऑफ अल्कोहल। और अल्कोहल जब पहली बार पिया होगा तो ऐसे ही लगा होगा, थोड़े से कुछ नहीं होता है सर। दीमक आपको दिख जाए अपनी चीजों में तो आप क्या बोलेंगे लकड़ी को? अरे थोड़े से कुछ नहीं होता है। तो अल्कोहल इज काइंड ऑफ दीमक ऑफ लाइफ। अगर ये समझ में नहीं आता तो जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो क्या आप पूछते हैं कि अरे यार सर्दी है, नाक बह रही है, खांसी आ रही है, एक आध ग्लास ठंडे पानी से कुछ नहीं होता, एक आध बर्फ खाने से कुछ नहीं होता। बर्फ तो खाने का मन करता ही है, ठंडी हो चाहे सर्दी हो। नहीं, जब हमारी फिजिकल बॉडी की बात आती है, हमारे चीजों की बात आती है, तो हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन जब लाइफ, जनरल लाइफ की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बिकॉज हमको ये कंफ्यूज इसलिए नहीं होते क्योंकि हमको पता नहीं चलता। हमारा बॉडी और माइंड बता देता है कुछ, समथिंग फिशी इज देयर, कुछ है गड़बड़, लेकिन एक इल्यूजन क्रिएट होता है बिकॉज लोग हमको मोटिवेट करते हैं, अरे कुछ नहीं होता, चलो ट्राई कर लो। तो वो जो ढेर सारी इंफॉर्मेशन आती है, यस वाली इंफॉर्मेशन, रिस्क लेने वाली इंफॉर्मेशन, वो कंफ्यूज करती है।
जेनोगा इस चीज में बहुत क्लियर है, पीजे सेहर बहुत क्लियर है, बुद्ध एकदम क्लियर है कि अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल चाहते हैं तो एब्सटेन फ्रॉम थिंग्स विच आर नॉट क्लियर, दूर रहिए उन चीजों से, बिकॉज ये मैटर एंजॉय करने का नहीं है, मैटर है चीजों को देख पाने का कि उसमें सफरिंग है और उस सफरिंग से फ्री हो पाने का। 5 मिनट 10 मिनट और। अ सर्टेन पर्सन हु हैज कमिटेड ओनली अ स्मॉल क्राइम, हाँ देखिए आपकी बात आ गई कि किसी आदमी ने अगर छोटी मोटी कोई क्राइम की है, छोटी मोटी क्राइम, चोरी हुआ या कुछ हुआ, मे फाइंड दैट दिस ब्रिंग्स हिम टू हेल, उस छोटी मोटी क्राइम से भी उसको नरक में ले आई लाइफ। बुद्धा ने कहा, बट ऑफ विच काइंड इज द मैन whom अ स्मॉल क्राइम विच ही हैज कमिटेड ब्रिंग्स टू हेल, किस तरह का आदमी है जिसको हेल नरक में वो छोटे मोटे क्राइम ने नरक में पहुंचा दिया, किस तरह का आदमी है। अ मैन हु हैज नॉट वॉन इनसाइट, एक ऐसा इंसान जिसने कि इनसाइट को भी जीता नहीं है। इनसाइट का मतलब जानते हैं आप? इनसाइट तो सुना होगा ना आपने बहुत बार, अमन। इनसाइट का मतलब है परख। खाना खराब हो गया है, नहीं खाएंगे, बदबू आ रही है, दिस इज एन इनसाइट ऑफ फूड। बच्चों को नहीं मालूम पड़ता ये चीज, कुछ भी खा लेते हैं वो लोग, बीमार पड़ जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसको इनसाइट, किस चीज की इनसाइट नहीं हुई, इनटू ईगो, कि क्या है ईगो, वो हैज नॉट प्रैक्टिस्ड हिमसेल्फ इन वर्च्यू, उसने अपने आप को सही आचार में, सदाचार में अपने आप को प्रैक्टिस नहीं किया। ऐसा इंसान हैज नॉट डेवलप्ड हिज माइंड, जो हर आदमी, जो इंसान जो हर चीज को ट्राई करता रहता है, ही हैज नॉट डेवलप्ड हिज माइंड एंड सो हैज टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रिफल्स, उसको फिर छोटी छोटी चीजों का भी हशर भुगतना पड़ता है। सच अ मैन, ये डिसाइपल, इवन अ स्मॉल क्राइम विच ही हैज कमिटेड मे ब्रिंग हिम टू हेल, इसलिए छोटी मोटी क्राइम भी उसको हेल में ले आएगी। कैसे? बट ऑफ विच, अच्छा सॉरी अभी आएगा वो कैसे, लेकिन एक और आदमी के बारे में बता रहे हैं। बट ऑफ विच काइंड इज द मैन इन हुम द सेम स्मॉल क्राइम, वही छोटा मोटा क्राइम विच ही हैज कमिटेड विल राइपन इवन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड इन हुम नॉट इवन अ स्मॉल इफेक्ट आफ्टर डेथ कॉजेस ensues टू से नथिंग ऑफ अ ग्रेट वन। देयर ये डिसाइपल, अ मैन हैज वॉन इनसाइट, वो किस तरह का इंसान होता है जिसकी लाइफ में छोटी मोटी क्राइम्स हैं लेकिन वो उसको हेल नहीं पहुंचाती, उसी लाइफ में वो खत्म हो जाती हैं। वो कौन है? देयर ये डिसाइपल, अ मैन हु हैज वॉन इनसाइट इनटू ईगो, जिसको अपने ईगो में परख मालूम पड़ गई है, उसको मालूम पड़ गया ईगो क्या है और कितना नुकसानदायक है। ही हैज प्रैक्टिस्ड हिमसेल्फ इनटू वर्च्यूज, उसने अपने आप को वर्च्यूज में बार बार प्रैक्टिस किया है। हैज डेवलप्ड हिज माइंड, उसने अपना माइंड डेवलप किया है। हैज अवेकेंड नॉलेज, नॉलेज को अपने अंदर में जगा लिया है। इज ब्रॉड माइंडेड, उसका दिमाग बहुत खुला हुआ है। ही इज मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का हिंदी ट्रांसलेशन मैंने देखा उदार, समझ में, उदार मतलब खूब खुले दिल वाला है, कंजूस नहीं होता वो, खर्च पे नहीं, हेल्प करने में लोगों को। ड्वेलिंग इन द इमेजरेबल, और उसका दिमाग केवल एक ही चीज पर ड्वेल करता रहता है, इमेजरेबल पे, अथाह जो भी लाइफ है, ईश्वर है उसको। इन सच ए मैन, इस तरह का आदमी, द सेम स्मॉल क्राइम, वही छोटा मोटा जो गलती उसने किया है, विच ही हैज कमिटेड राइपन्स इवन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, इसी लाइफ टाइम में वो आ जाती है, पक जाती है। एंड नॉट इवन स्मॉल इफेक्ट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ आफ्टर डेथ टू से नथिंग ऑफ द ग्रेट वन, तो डेथ के समय वो उसको परेशान नहीं करती है। इसको कैसे होता है ये, इसको आप ये लॉजिकली समझ में आ जाएगा। देखिए, वेदर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डीड शैल एक्सटेंड टू द डेथ मोमेंट, आप जो भी कर रहे हैं मौत के समय उसका कॉन्सिक्वेंस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, एंड देयर बाय इनटू द नेक्स्ट एग्जिस्टेंस, उसी की वजह से अगले जन्म में, इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द एक्सटेंट टू विच द डीड अफेक्ट्स द विल, इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो भी काम आपने किया है उसका आपके विल पर कितना असर है। विल समझते हैं? विल हमने कल डिस्कस किया था, विल का मतलब है रजामंदी, आपकी इच्छा। अब अ वेन, एक आदमी जो वेन है, वेन मतलब जानते हैं, आर्टरी और वेन होती है। वेन मतलब आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें अच्छा खून होता है। वेन मतलब खाली, कमजोर, वेस्टेड खून। अ वेन, ऐसा इंसान जो आदमी थका हुआ है, हार चुका है, कमजोर है, नैरो माइंडेड, जिसका दिमाग बहुत संकीर्ण है, विल फील, उसको क्या महसूस होगा? व्हाट इज द माइल्डेस्ट क्रिटिसिज्म एज अ सीरियस असॉल्ट अपॉन हिज सेल्फ कंसीट। मैं एक भाई साहब के बारे में जानता हूं,
हमारे यहाँ भी वही एक नौकर काम करता है, उनके यहाँ भी वही नौकर काम करता है। उस नौकर ने, मैंने भी उसको गिफ्ट दिया था दिवाली पे, उन्होंने भी उसको दिवाली पे गिफ्ट दिया था। मुझे शायद 100 रुपये दिए थे मैंने, और एक आधी किलो मिठाई दी थी। उन्होंने भी ऐसे कुछ दिया होगा। मुझे बताया बाद में, वो नौकर उनको छोड़ चुका है, जॉब नहीं करता उनके यहाँ। उस नौकर को खराब लग गया कि मुझे पैसे कम मिले हैं, तो उसने वो जो दिवाली की मिठाइयाँ थी वो वापस कर दी। उन्होंने उसको जॉब से निकाल दिया। उनको लगा बेइज्जती हो गई उनकी। एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, भाई आप यहाँ आए, मैंने आपको नमस्ते नहीं बोला। या तो कोई भी चीज हो सकती है, छोटी मोटी चीज, कोई आपको छोटी मोटी असॉल्ट, छोटी मोटी बेइज्जती, मैंने आपको डांट दिया, वो उस आदमी को क्या लगता है, उसको एक बड़ी सीरियस असॉल्ट लगती है। माइल्डेस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, किसी ने छोटा सा बोला, अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, ऐसे बात करते हैं, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो आपको क्या लगेगा, सीरियस असॉल्ट लगता है। अपॉन हिज सेल्फ कंसीट, अपने सेल्फ कंसीट पे, विच ही विल बी अनएबल एवर टू पार्डन सिंसियरली एंड फ्रॉम द हार्ट, और वो दिल में से कभी निकाल ही नहीं पाता। मुझे याद है, आज से करीब 6-7 साल पहले एक भाई साहब थे, मैंने उनको ऐसी मजाक में उनकी बातें चल रही थी कार में, मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ऐसा कोई है जिसको आप जान से मारना चाहते हो? बिकॉज मैं ऐसी बात चली थी जान से मारने की, तो मैंने देखा तो मेरे लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं जान से मारना चाहता हूँ। कुछ लोग थे जिनके लिए मैं गुस्सा था, लेकिन जब मैं रिव्यू कर रहा था, मुझे लगा चलो यार, इस आदमी की भी बहुत बड़ी गलती नहीं थी, उसको माफ कर देना चाहिए था। एक ने मुझे बहुत पीटा था उसको। बोलते हैं, डॉक्टर साहब 3 लोग हैं इस जन्म में, तो मैं उनको जान से मारना चाहता हूँ। आई वाज शॉक्ड। ये वही आदमी है जिसने कोई भी छोटी मोटी चीज या बड़ी चीज के साथ की गई होगी, उसको माफ नहीं कर पाए, अपने अंदर इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। Thus, it will leave inextinguishable trace within him. ये ऐसा ट्रेस छोड़ के जाएगा जो खत्म नहीं होता, मरने के बाद भी वो ट्रेस खत्म नहीं होता। On the other hand, upon a noble-hearted man, एक आदमी जिसका दिल नोबल है, अच्छा है, who is conceived of worthlessness of the worldly things, जिसको ये पता है हर चीज वर्थलेस है। यहां पर तो जो चीज पा जाओ, जो चीज नहीं मिल रही वो तो वर्थलेस है, क्योंकि मिल रही, जो पा जाओ वो भी वर्थलेस है। इज्जत वर्थलेस है, पैसा वर्थलेस है, घर मकान सब कुछ। वो आदमी कन्विंस दैट वर्थलेसनेस ऑफ द वर्ल्डली थिंग्स अ मोस्ट सीरियस इंसल्ट, उसको जितनी भी बुराई से बुराई करेंगे आप, उसकी इंसल्ट करेंगे। जीसस क्राइस्ट को कैसा इंसल्ट किया पता है? उसको क्रॉस पे डाला गया था जीसस को। और आपको मालूम है क्रॉस पे क्यों डाला गया था? क्योंकि उस जमाने का सबसे बुरा इंसल्ट था वो। जो लोग चोर होते थे, रेपिस्ट होते थे, डकैत होते थे, खूनी होते थे, उन लोगों को फांसी जैसे आज दी जाती है वैसे उस समय पर क्रॉस पे डाला जाता था। और जब जीसस को लटकाया गया था, उस दिन के बाद से क्रॉस का मतलब ही बदल गया। क्रॉस का मतलब हो गया गॉड, भगवान। तो ऐसा इंसान क्या होता है, उसको सीरियस इंसल्ट भी करेंगे, विल मेक नॉट द लीस्ट इंप्रेशन, उसके ऊपर उस चीज का इंप्रेशन नहीं होता, वो छोड़ देता है, बोलता है कोई बात नहीं। इसमें कोई महानता की बात ही नहीं है, इंप्रेशन ही नहीं पड़ता उसके ऊपर। ऐसा समझिए कि वो ये इंसान बेचारा एकदम सॉफ्ट आटे की तरफ आता है। कोई छोटा बच्चा भी उसमें उंगली लगा दे तो उसका निशान पड़ जाता है, जम जाता है। और वो हार्ड रॉक, कुछ भी चीज उस पर टच करे, या शीशा या कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई निशान नहीं पड़ता। शुड अ मोस्ट अनजस्ट एंड अनग्रेटफुल एटीट्यूड एक्साइट हिम, बुरी से बुरी चीज उनके साथ की जाए तो भी उसको एक्साइट नहीं करती। अनजस्ट मतलब गलत काम किया जाए उसके साथ, इट विल डू सो, एंड इफ इट डज इट विल डू सो ओनली ब्रीफली। और अगर मान लो एक्साइट करती भी है तो थोड़ा बहुत करेगी। तो वो जब डेथ आती है उसको बहुत एक्साइटमेंट नहीं होता। फॉर हिम इट इज ऑल शेड। अभी शुरू किया था ना ऐसी, जिंदगी अल्टीमेटली शेड ही है, मेमोरीज है, दुख ही तो है। उसमें कौन से दुख को हम बड़ा सीरियसली ले लें? अरे सर आप जानते नहीं, आपको तो आपके पापा ने कम मारा होगा, हमारे पापा ने तो एकदम बेइज्जती कर दी थी हमारी, हमको इस गाल पे मारा था और इस गाल पे यहां भी मारा था। ये जानते हैं सर, ये जगह तो मैं कभी है, कुछ चीजें हमारे को फंसी पड़ी हैं, उसको एकदम कांटे की तरह पड़ी हैं। एक समझदार आदमी जान जाता है कि अगर इसको उठाकर लेकर गया तो मेरा अपनी डेथ पर, अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं लास्ट में देके बंद करता हूं। आपने कभी साइकिल तो चलाते ही होंगे आप लोग, बाइक भी चलाते होंगे। अकेले साइकिल चलाना आसान है कि किसी को बिठा के? क्यों? अकेले चलाना आसान है, बैलेंस करना इजी है।
किसी को बिठा लो तो भारी हो जाता है, बैलेंस करना मुश्किल होता है। ऐसे ही कोई चीज दिमाग में ढो के रखे रहो तो लाइफ को क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, बैलेंस करना आसान नहीं होता। ढो, कल मिलते हैं बाकी।